नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी का पहले दिन का पेपर हो चुका है और 3 शिफ्ट के सभी पेपर्स के एनालिसिस के साथ आज मैं आपके साथ हूं। और सभी पेपर देखने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि जितना पढ़ाया था वो सब आया है, लेकिन इस बात का दावा जरूर कर सकता हूं कि जो कुछ भी आया था उसमें से कुछ भी छोड़ा नहीं गया था। ठीक है, तो आपने जो भी पेपर किया है एकदम ज़बरदस्त पेपर हुआ है और जो रिव्यू आ रहे हैं बच्चों के उसके हिसाब से मेरिट थोड़ी ज़्यादा जा सकती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग भी मेरिट को प्रभावित करेगी, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम उन सारे विषयवार सेक्शन वाइज बात करेंगे टॉपिक्स पे और कितने में तक मेरिट जा सकती है इस पर बात करेंगे। इन सब के साथ आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी के जो लोग अभी एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उनके लिहाज से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी पेरेंट्स जिनका एग्जाम्स अभी बाकी है, जो कैंडिडेट्स अभी एग्जाम देने जाएंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल है। तो सभी लोग जुड़ जाइए और इस वीडियो को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी आपकी तैयारी में कहाँ कुछ छूट रहा है, उसको करने की क्या ज़रूरत है। हम सेक्शन वाइज बात करेंगे। हम शुरू करते हैं वीडियो। 2000 एसएससी जीडी 2023 पेपर एनालिसिस 10 जनवरी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट। हम बात कर लें पेपर की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की कि मैथ्स में क्या हुआ। मैथ्स का पेपर जो था वो मैथ्स का पेपर कमोबेश अच्छा था और मैथ्स में मैं मानता हूँ, मेरा मानना है 17 क्वेश्चन तक आप सेफ जोन में हैं। 17 क्वेश्चन अगर आपने सही बना लिए हैं, 16 से 17 क्वेश्चन, 16 to 17 क्वेश्चन, तो आप सेफ जोन में हैं 16 से 17 क्वेश्चन के साथ। आया क्या क्या है इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम की अगर आप बात करें तो नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आपका था डिविजिबिलिटी रूल से कि विभाज्यता का नियम, और दूसरा क्वेश्चन था आपका प्राइम नंबर से। तो ये इस तरह के सवाल आपने को देखने को मिले हैं। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, जिसको नहीं पता है वो पढ़ के आप जाएंगे। प्राइम नंबर और दूसरा है डिविजिबिलिटी रूल। जैसे प्राइम नंबर में कुछ ऐसा सवाल नहीं है। प्राइम नंबर में जैसे आ गया कि 60 से लेके 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, वो आप काउंट करके बता देंगे। दूसरा डिविजिबिलिटी टेस्ट पे था, तो आपको महत्वपूर्ण डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना होगा, जैसे 11 से विभाज्यता का क्या नियम है। ये सब पे बेस क्वेश्चन आए हुए थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक था एलसीएम एचसीएफ। दूसरा एलसीएम एचसीएफ से भी सवाल थे। एलसीएम एचसीएफ से भी 2 क्वेश्चन बने हैं। 2 क्वेश्चन बने हैं यहाँ एलसीएम एचसीएफ से, जिसमें बहुत आसान सवाल एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशंस और पहले नंबर और दूसरे नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, उस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। तीसरा जो सबसे वो है बॉडमॉस पर था, सिंप्लीफिकेशन, जो मैं हमेशा आपको होमवर्क देता था और कहता था कि सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर जाइए। तो सिंप्लीफिकेशन से आपको एक क्वेश्चन मिला और जो एक क्वेश्चन था वो बॉडमॉस रूल पर था, वर्डमॉस पे था। कुल मिला जुला के अब तक का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है उसको एनालिसिस करके हम ये कह सकते हैं कि पेपर आसान आ रहे हैं, आप कर सकते हैं पेपर को। और जिन लोगों ने भी थोड़ी सी सीरियस तैयारी की है वो पेपर अच्छा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। इसके बाद एवरेज से सवाल था। एवरेज से आसान सवाल 2 तरह के साथ 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एवरेज से था, 2 कुछ अलग अलग शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। वो क्या था एवरेज से कि आपको ऐसा एवरेज का सवाल नहीं, एक शिफ्ट में मैं क्वेश्चन जो बच्चे बता रहे हैं वो ये था कि एक दूरी दे दी कि एक कुछ दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कुछ दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, तो उसकी औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। और एक जो फार्मूला है औसत चाल की, समान दूरियां असमान चालों से जाए तो जो फार्मूला बनता है 2xy/x + y। इस पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था एवरेज का। और उसके बाद आपको बात करते हैं हम अगले चैप्टर की, तो रेशियो प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन था। रेशियो प्रोपोर्शन में क्या था? रेशियो प्रोपोर्शन में आपको पूछ रहा है मीन, तृतीय अनुपात क्या है, चतुर्थ अनुपात क्या है। इस सब सवाल के फार्मूले आप देख लेंगे और उसके हिसाब पे से रेशियो का क्वेश्चन कर लेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन से कुल 1 से 2 क्वेश्चन बने हैं। और उसके बाद अगला चैप्टर की अगर हम बात करें तो परसेंटेज, सबसे इंपॉर्टेंट, परसेंटेज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से उठाए हैं इन्होंने। और इस पूरे सेक्शंस को मिला के 6 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। तो
परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नहीं कठिन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो हम आप क्या करेंगे कि हम आपको एक बात बताएं कि प्रॉफिट लॉस का जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन वो आप तो रहा ही है आपको, तो उस प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेटिव क्वेश्चन को आप लास्ट के लिए रख लीजिए। बाकी जो आसान सवाल है प्रॉफिट लॉस के डिस्काउंट के कर लेंगे। जैसे जो जनसंख्या का भी सवाल आ रहा है कि एक नगर की जनसंख्या अगर 15,000 है और 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, या 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या रहेगी। तो इस तरह के आसान सवाल। लेकिन प्रॉफिट लॉस में ये अगर आ जाए, एक सवाल ऐसा भी बन रहा है कि एक वस्तु है उसका क्रय मूल्य 50,557 रुपए है, विक्रय मूल्य 60,372 रुपए है, इस तरह का क्वेश्चन, तो उसका लाभ क्या होगा। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा। आप क्या करेंगे, एसपी में से सीपी घटाएंगे, फिर सीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसको आप बाद के लिए रख लीजिएगा, और इस तरह से आप मैथ्स का प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और डिस्काउंट ये क्वेश्चन चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके जाइए। 6 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको निश्चित रूप से। आगे अगला जो चैप्टर बन रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो कुछ छूटा ही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको मैंने बताया था 2 साल के लिए 2-1, 3 साल के लिए 3-3-1 और 4 साल के लिए 4-6। जो बच्चे पढ़े हुए हैं मेरे वीडियोस और जिन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस पेपर किया हुआ है उन्हें पता है कि ये फार्मूला कैसे यूज होता है और ये कहाँ से डिराइव होता है, वो पता है उनको। बहुत जल्द हम लोग सेक्शनल चैप्टर्स के साथ भी आने वाले हैं, तो इन सबको आपको डिस्क्राइब करेंगे। अभी तो क्या करना है कि इस बार 4 साल तक का चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पे आपका सवाल आया है और इस बार 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पहले भी पूछा जाता था, लेकिन वो इस तरह से पूछा जाता था कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, दर छमाही देय है, तो वो 2 साल का 4 साल का बन ही जाता था। तो ठीक है, इस तरह से आपको सीआई और एसआई से सवाल आए हुए हैं। तो एक सवाल से 2 सवाल सीआई एसआई से आ रहे हैं। इसके बाद टाइम एंड वर्क। उसके बाद सवाल जो बन रहा है 8वां वो बन रहा है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से भी 2 सवाल आ रहे हैं। उसमें सवाल ये आ रहा है कि ए बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, सी ए मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं, तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। आपको पता है ए बी बी सी सी ए का निकाल लेंगे और 6 लोग मिलकर इतना काम करते हैं तो 3 लोग उसका आधा काम करेंगे और सवाल कर लेंगे। एक तो इस तरह का सवाल है। दूसरा सवाल क्या है कि कुछ 10 आदमी और 5 औरत मिलकर एक काम को इतने दिन में कर सकते हैं, 4 आदमी और 3 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, इस तरह का सवाल। ठीक है, इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद जो मैं रिव्यू समझ पा रहा हूं वो ये है कि मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आपने अगर 16 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं, 16 क्वेश्चन तक अगर आप सेफ जोन, मैं जिसको कह सकता हूं कि आप सेफ हैं, तो सेफ जोन आपका है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन तक आप सुरक्षित हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए निश्चित 16 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। 16 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन एकदम ईजी है, एकदम आसान से सवाल हैं जिसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 16 सवाल आपको मैथमेटिक्स में बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपको दूसरी राय ये दूंगा कि जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उस कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को आप लास्ट में रख लीजिए, उसको लास्ट में करने की कोशिश करिए। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को लास्ट में करने की कोशिश करिए। जैसे वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन जैसे एक परसेंटेज का है। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज छूट गई, मेंसुरेशन के 3D से, मेंसुरेशन के 3D से, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेंसुरेशन के 3D से सवाल आएंगे। मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। स्फेयर से क्वेश्चन आया था, कोन से क्वेश्चन आया था, सिलेंडर से क्वेश्चन आया था, हो सकता है आज घनघनाभ से क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरह से जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सारे फार्मूले तैयार करके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए। कम से कम 2 सवाल मेंसुरेशन से आपको मिल रहे हैं, यहां से 2 सवाल मेंसुरेशन से मिल रहे हैं। इस तरह से कुल मिला के मैथमेटिक्स के एनालिसिस में मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यदि 16 सवाल आपने कर लिए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और पेपर के एनालिसिस के बाद जिसने भी प्रीवियस पेपर सॉल्व किया होगा या हमारी चैनल पे हमारे साथ प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस की होगी, उसने निश्चित रूप से 17 से 18 क्वेश्चन किए हैं। ऐसा रिव्यू मुझे मिल रहा है जो बच्चों ने हमारे साथ पढ़ाई की है। ठीक है, हम दूसरे सेक्शन की बात करते हैं। हम आ जाते हैं रीजनिंग की तरफ। हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में बच्चों एक समस्या आ रही है। रीजनिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको मिला है इस बार, रीजनिंग में तो सबसे पहली चीज आप एकदम ये रही है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, मैथ्स में एक चीज छोड़ो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डीआई से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। डीआई से कोई क्वेश्चन मैथ्स में नहीं आ रहा है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सबसे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट से।
सीटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन बन रहे हैं और इस दो क्वेश्चन में एक सर्किल अराउंड टेबल है और एक लाइन में बिठाना है। तो ये दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट से जो लेंदी हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में जो सर्किल अराउंड, एक तो आसान है लेकिन जो एक दूसरा है वो लेंदी है, और उस लेंदी क्वेश्चन को करने का जो प्रोसीजर है वो आपको देखना पड़ेगा कि उस लेंदी क्वेश्चन को हम बाद में अटेम्प्ट करते हैं, उस लेंदी क्वेश्चन को हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। रीजनिंग में एक दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए हुए हैं, नंबर सीरीज से एक से दो क्वेश्चन आए हुए हैं। अल्फाबेट सीरीज पे आए हैं। अल्फाबेट सीरीज में जैसे वैल्यू दे दिया, जैसे दे दिया कि बैट हो गया और कैट हो गया, तो मैट क्या होगा, ठीक है। तो बैट, अब इसमें दे दिया कि B2 होता है, A1 होता है, 20 होता है, तो इन सब का सम, ये सम, और फिर ये 3 है, ये 1 है, ये 20 है, तो इसका सम इतना है, तो इसका सम क्या होगा। इस बेस पे क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। तो ये आसान से सवाल है जिसको आप कर लेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट में दो क्वेश्चन में से एक जो लेंदी क्वेश्चन हो रहा है इसको हम बाद में करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग डिकोडिंग में भी आसान से सवाल आए हुए हैं, आप कोडिंग डिकोडिंग कर लेंगे। और इसके साथ सिलॉग्स, एनोलॉगी, डायरेक्ट डिक्शनरी और इन सब से रीजनिंग में भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि 17 क्वेश्चन, 16 से 17 क्वेश्चन सेफ है कि अगर आपने 16 से 17 क्वेश्चन किए हुए हैं तो आप सेफ जोन में है रीजनिंग में। रीजनिंग में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ब्लड रिलेशन, हाँ सबसे महत्वपूर्ण बात मैं भूल रहा हूँ कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए हैं। कहाँ से आए हैं? ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको प्रैक्टिस करके जाइए। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस ने परेशान किया है कल बच्चों को, तो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चंस को समझ के जाइएगा, राइट ना। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन को आप समझ के जाएंगे और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस और सेटिंग अरेंजमेंट्स की अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे। इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण बात जो आ रही है इस बार रीजनिंग में नॉन वर्बल का मतलब जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, नॉन वर्बल से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे दे दिया एक फिगर दे दिया, ये इसमें एक स्टार बना दिया यहाँ, और उसके बाद फिर दे दिया अगला फिगर में एक, अब ये स्टार शिफ्ट होके यहाँ हो गया, तो फिर दे देगा कि अगले इमेज में ये स्टार कहाँ गया। तो इस तरह से नॉन वर्बल के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन है कि नॉन वर्बल का क्वेश्चन कर लेंगे। तो नॉन वर्बल के क्वेश्चन फिगर सीरीज से भी आ रहे हैं, हिडन फिगर आ रहे हैं। जैसे कोई इमेज दे देगा कि ये इमेज इसमें से किस में है, अब वो 4 इमेज बना देगा, पूछेगा कि ये इमेज इस इमेज में इनबिल्ड है या नहीं है इस इमेज के, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है। तो नॉन वर्बल को इग्नोर नहीं कर सकते आप, इस बार के एग्जाम में आप नॉन वर्बल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक मिरर इमेज या वाटर इमेज बेस पे भी क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये इमेज इधर ऐसा है तो इधर मिरर में या वाटर इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। तो डाइज का भी क्वेश्चन आ रहा है, डाइज के भी क्वेश्चन को आप नॉन वर्बल में ही समझेंगे। डाइज का मतलब आपका पासा से है कि पासा बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई पासा है उसके ऊपर यहाँ पे ये है तो दूसरा कुछ कैसे होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कुल रीजनिंग में जिस तरह का क्वेश्चन बन रहा है ओवरऑल रिव्यू ये कहता है, और मेरा मानना है कि 16 से 17 क्वेश्चन सेफ है। 15 क्वेश्चन भी अगर आपने किया है तो भी आप ठीक ठाक है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम रिव्यू लेते हैं हिंदी का। हिंदी के लिए लेके बच्चे बहुत परेशान थे कि हिंदी में हमारी बहुत दिक्कत है, हमारा क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा हिंदी आया है ना, मज़ा आ गया गुरु। हिंदी में कुछ ऐसा आया ही नहीं जिस बात का सबको डर था कि हिंदी परेशान करेगा। हिंदी बहुत आसान सवाल हिंदी से पूछे गए, देख लेते हैं हिंदी में क्या था। हिंदी में बहुत सारे, जैसे व्याकरण के नाम से सिर्फ 2 सवाल, व्याकरण से 2 सवाल, यानी जो व्याकरण का सर्वज्ञ सर्वनाम ये सब चीजें हैं, इन सब से सिर्फ 2 सवाल आए हैं, और 2 सवाल सिर्फ इस तरह से पूछे गए हैं हिंदी से। और हिंदी के 2 सवालों के बाद इसमें रिक्त स्थान पूछे गए। अब रिक्त स्थान में कैसा पूछा गया
देखिए मैं बता रहा हूँ, रिक्त स्थान में भी क्या कर दिया, एक अच्छा पैसेज दे दिया, पैसेज में बहुत आसान से रिक्त स्थान के सवाल दे दिए। अब जैसे ये कह सकते हैं आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने 324 ईसा पूर्व में भारत में अपना स्थापित किया, तो साम्राज्य स्थापित किया। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो आसान से सवाल थे वो आए हैं। गद्यांश से 5 क्वेश्चन आए हैं, जैसा कि आपको पता है कि गद्यांश इसके सिलेबस में भी था, तो गद्यांश से 5 सवाल, रिक्त स्थान से भी 2 सवाल। विलोम शब्द मैं आपको बता दूं, ये आज मुझसे सुबह बच्चे कह रहे थे कि इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है कि जो विलोम शब्द हैं हमने पढ़े नहीं है, विलोम शब्द या पर्यायवाची। मैं आपको बता रहा हूं, विलोम शब्द और पर्यायवाची अध्ययन की चीज नहीं, इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं कि आप उसको पढ़ लेंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। विलोम शब्द और पर्यायवाची आपको अधिक से अधिक अध्ययन करने की जरूरत है। तो हिंदी की कुछ प्रामाणिक पुस्तकें जैसे हरदेव बाहरी, और एक नालंदा प्रकाशन की बुक आती है ये, और कुछ जैसे प्रामाणिक पुस्तकें हैं, इनके आप उदाहरण दिन भर रटने की जरूरत नहीं है, सुबह शाम 2 बार। अगर आपका पेपर 2-3 दिन बाद है और अगर कल ही है तब तो आज ही पढ़ डालिए। और जिनके पेपर अभी कुछ दिन बाद होने हैं, जैसे 14 फरवरी तक पेपर है, तो अगर इतना टाइम है आपके पास कि आपके पेपर फरवरी में है या जनवरी लास्ट में है, तो आप इसके जो उदाहरण दिए गए हैं, शब्द, विलोम, पर्यायवाची और वाक्यांशों के लिए एक प्रयोग और मुहावरे, इन सबको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको सीधा एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। वाक्य में शुद्धि से भी 2 सवाल थे, जैसे वाक्य शुद्ध करना है, वाक्य शुद्धि से भी 2 सवाल थे। इसके बाद त्रुटि वर्तनी से भी त्रुटि थी। जैसे किसी ने कह दिया कि पैसेज में अंडरलाइन था कि इस वर्तनी इसकी वर्तनी शुद्ध करिए। एक पूरा लाइन दे दिया कि सीता ने आज या कुछ ने, राधा ने आज बहुत सुंदर श्रृंगार किया था, तो श्रृंगार को अंडरलाइन कर दिया और उसकी वर्तनी पूछ लिया। तो इस तरह से सवाल था। मैंने जैसा पहले ही बताया, व्याकरण, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन, अगर आप इसको नहीं भी पढ़े हैं, अगर हम छोड़ भी देते हैं तो हमारे पास 18 क्वेश्चन बचता है करने के लिए, और 18 क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक प्रयोग और मुहावरे से सवाल था। कुल मिला जुला के अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी आसान आ रही है। बस अगर आप परेशान हैं कहीं, तो चूंकि आपका अध्ययन कम है इसलिए आप परेशान हैं विलोम शब्द और पर्यायवाची तथा मुहावरे के लिए, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कुछ अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, इससे आपको एज इट इज आपको उसका एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संख्या में आपको शब्द, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे मिल जाएंगे इन पुस्तकों के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितना नंबर आपके लिए सुरक्षित है, तो मेरे हिसाब से अगर आपने 15 से 16 क्वेश्चन किए हुए हैं तो आप हिंदी में सेफ हैं, 15 से 16 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीएस की, कि जीएस में क्या हुआ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीएस की। 1 मिनट, जीएस के लिए हम बात कर लेते हैं। बेसिकली 5 पेज सेट था, तो मैं हिंदी जीएस में एक बड़ा महत्वपूर्ण सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जीएस कठिन था, जैसा बताया जा रहा है कि जीएस में कुछ चीज़ें कठिन थी, तो करंट अफेयर भी, लेकिन करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण बात बताएं कि जो करंट अफेयर का ट्रेंड है कि 3 महीने के अंदर के ही करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो वैसे ही करंट अफेयर पूछा गया था जीएस के अंदर, और वैसे ही करंट अफेयर्स पूछे गए थे कि जो 3 महीने के अंदर की घटनाएं हैं। बाकी जो पुराने सवाल थे, कुछ महत्वपूर्ण सवाल वो पूछे गए हैं, जैसे अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन थे, प्रेसिडेंट के क्वेश्चन आए हुए थे। तो फंडामेंटल राइट तो एकदम रट जाना है, फंडामेंटल राइट में आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है, फंडामेंटल राइट आपको एकदम रट के जाना है। और पॉलिटी में ये क्वेश्चन था। उसके बाद नोट से सवाल आए थे। नोट से सवाल का मतलब कि किस नोट पे क्या है पीछे, तो आप आज 2500, 100, 50, 20 और 10 के नोटों के पीछे किसके चित्र बने होते हैं उसको पढ़ के जाइए। मैं आपको बता दूं जीएस का क्वेश्चन अगर टफ था, जैसे लोग बता रहे हैं, तो जो रिव्यू आ रहे हैं उसके हिसाब से कि जीएस अगर टफ था तो उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ें पूछा क्या गया था। नंबर 1 जीएस की बात कर लें। जीएस में पॉलिटी से क्वेश्चन था, तो उसमें था राष्ट्रपति, तो आप राष्ट्रपति पूरा पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति पढ़ लीजिए, मूल अधिकार पढ़ लीजिए, मूल अधिकार। इसके बाद
इनका पूरा पूरा राष्ट्रपति के क्या क्या पावर हैं, आपातकाल क्या है और राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट कैसे है, महाभियोग कैसे है, ये सब पूरे इसका आर्टिकल्स भी तैयार कर लीजिए, फंडामेंटल राइट्स पूरा तैयार कर लीजिए। इसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास से भी, हिस्ट्री से भी, प्राचीन भारत के इतिहास से भी सवाल था, आधुनिक इतिहास, कुछ युद्ध के सवाल थे जैसे पानीपत का युद्ध, तो पानीपत की जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्ध तैयार कर लीजिए कि पानीपत का युद्ध ना सिर्फ सन याद करना है, आपको वर्ष याद करना है, बल्कि ये भी याद कर लेना है कि किसके बीच लड़ा गया है, किसके बीच हुआ। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी में सिर्फ एक क्वेश्चन है कि भारत की से बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है, यही पूछा गया है। तो हमारे भारत से एक ही रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है, सबको पता है। ठीक है, तो जीएस कुल मिला जुला के, फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजना पे सवाल थे, पंचवर्षीय योजना पे, फिर उसमें जीडीपी का मामला था कि जीडीपी क्या है, इकोनॉमी से यही क्वेश्चन थे, स्टैटिक्स में जनसंख्या, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जनगणना कोविड के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, तो जनगणना 2011 का डेटा कुल मिला के हमको लगता है 26, 27 फैक्चुअल डेट, फैक्ट्स डेट हैं आपके जनगणना के, और ये जनगणना का आप सवाल 16-17 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जनगणना जरूर तैयार करके जाइए, जनगणना पे सवाल बन रहे हैं। उसके बाद साइंस पे सवाल बन रहे हैं, वैज्ञानिक नाम, विटामिन नाम, रिएक्शन, तो ये सब चीज़ें आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, जीव विज्ञान से भी सवाल आ रहे हैं। इसके बाद भारत में एक और महत्वपूर्ण बात कि किस एक तरह का और सवाल आ रहा है कि किस राज्य में कौन से राजनीतिक दल हैं, जैसे तमिलनाडु में कौन सा राजनीतिक दल काम करता है, तमिलनाडु में कौन सा राजनीतिक दल है और कहाँ इस तरह के कौन से राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, उसका भी सवाल है। ठीक है, इसको भी कर लेके आ जाएंगे आप। और इस तरह से हम ये मान लेते हैं करंट अफेयर से जो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के, वो करंट अफेयर आपको सिर्फ 3 मंथ्स के हैं करंट अफेयर्स, तो ये 3 मंथ्स का करंट अफेयर तैयार करिए, हो जाएगा। मेरा मानना है कि अगर बात करें तो ओवरऑल अगर आपने 12 क्वेश्चन किए हैं जीएस में, 10 से 12 क्वेश्चन, तो आप जीएस में सेफ हैं। कुल मिला जुला के अगर मैं फाइनल कंक्लूजन पे की बात करूं कि फाइनल क्या कंक्लूजन हो सकता है, तो सीधा सा है कि अगर आपने 62 से 65 क्वेश्चन आपने अगर सही किया है, तो आप, ये मैं अनरिजर्व का बचा रहा हूं, जनरल का, इतने क्वेश्चंस पे आप सेफ हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, बस एक और महत्वपूर्ण सलाह मैं आपको देना चाहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में सवाल गलत मत अटेम्प्ट करिए, तुक्का मत लगाइए। तुक्केबाजी आपको कंपटीशन से बाहर कर सकती है। मेरिट आपने अगर 55 क्वेश्चन भी किए हैं तो आप उसको 65 जबरदस्ती पहुंचाने की कोशिश मत करिए कि इफ इन केस अगर पेपर टफ हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे तो नॉर्मलाइजेशन में आपको लॉस होगा। तो किसी भी परिस्थिति में तुक्का, मतलब 50 ही क्वेश्चन करिए, करेक्ट क्वेश्चन करके आइए। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे 50 क्वेश्चन हमने जो किए हैं वो करेक्ट है, तो वो पता चल जाता है जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं और पहले अटेम्प्ट में आप जो क्वेश्चन कर जाते हैं, एक बार देखा सरसरी निगाह से पेपर को, आप जो क्वेश्चन कर गए, समझ लीजिए वो 50 क्वेश्चन पहले फेज में आपने जो क्वेश्चन किया वो सब सही है। और अगर आप 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन कर जाते हैं तो तुक्केबाजी से बचिए। अगर आप 60-65 कर जाते हैं तब तो आप सेफ जोन में हैं, लेकिन 55 को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। 55 मार्क्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड इफ पेपर इज टफ, देन इन नॉर्मलाइजेशन यू विल गेट अ बेनिफिट। ओके, सो डोंट डू रॉन्ग क्वेश्चंस, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग्स आपके मेरिट और आपके सिलेक्शंस को प्रभावित कर सकता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट डे एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। जय हिंद, जय भारत।